हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने कल कहा था, आज से आपके रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं। तो आज मैं रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर एक लाया हूं और वो प्रश्न लाया हूं जो अक्सर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आप सब देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सब व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अवक्षेप अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। आपके चार ऑप्शन है। पहले प्रश्न में आप याद रखना, पहले प्रश्न में आपके बहुविकल्पी प्रश्न ही आते हैं, इसलिए हम बहुविकल्पी प्रश्न पहले 5 करवाएंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अवक्षेप अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर फेरोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है निकल फास्फेट, तीसरा ऑप्शन है बेरियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जैसे कि मैंने सिलेबस में कंप्लीट कराया था, तो मैंने कहा था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को तो निकाल देती है, लेकिन विलेय के कणों को रोक लेती है। अब मैं अगर बात करूं, एक छन्नी है, उसमें से अगर हम कोई चीज़ छानते हैं तो विलायक कण बाहर निकल जाएंगे और विलेय के कण रोक लेगी झिल्ली। तो ऐसी झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली अक्सर लैबों में अगर प्रयोग की गई है तो वो होती है कापर। पहला ऑप्शन जो दे रखा, कापर फेरोसाइनाइड। क्या है? कापर फेरोसाइनाइड। ये अक्सर प्रैक्टिकल लैब होते हैं वहाँ यूज होती है। ठीक है, और अगर हम और भी झिल्लियाँ होती हैं उनकी बात करें, जैसे अगर अंडा देखा होगा आपने, अंडे का जो छिलका होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको अगर हम हटा दें तो एक पतली लेयर होती, हल्की सी बिल्कुल पन्नी टाइप की लेयर होती है, वो भी आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अगर हम अंगूर की बात करें, अंगूर के ऊपर जो छिलका होता है वो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल के दौरान लैबों में हमारा कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली ही प्रयोग की जाती थी, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। C2H5OH तथा CaOCl2 मतलब एथिल अल्कोहल तथा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी इसे बोला जाता है। विरंजक चूर्ण बोल सकते हो या ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफार्म मतलब CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं। तो उसने ये कहा कि जब एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण क्रिया आपस में करेंगे तो क्लोरोफार्म के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? ऑप्शन आपके चार दे रखे हैं। पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है निराकरण और तीसरा है क्लोरीकरण और चौथा ऑप्शन है जल अपघटन। अगर मैं ये बात करूं कि जब मैंने क्लोरोफार्म बनाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब क्लोरोफार्म बनाया था तब मैंने कहा जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन। मैंने कहा था जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करवाते हैं। ठीक है, इस क्लोरीन की क्रिया अगर एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमको एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है कि ये अपक्रिया क्लोरीकरण कराती, मतलब क्लोरीकरण भी ये अपक्रिया में हो रहा है। दो चीज़ें तो हो रही हैं, क्लोरीकरण कहलाती है, एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्लोरीकरण। अब एसीटल्डिहाइड की क्रिया फिर क्लोरीन से कराएंगे। ठीक है, अब एसीटल्डिहाइड की क्रिया फिर क्लोरीन से कराएंगे, उस कंडीशन में क्लोरल प्राप्त होता है, क्लोरल। ठीक है, क्लोरल प्राप्त होता है। तो ठीक है, वहाँ ऑक्सीकरण देखो, यहाँ हमारा जो क्लोरीकरण भी हो गया, जल अपघटन हो गया, लेकिन इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होती, परंतु नहीं होती तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, निराकरण। निराकरण का मतलब होता अलग होना, टूटना। ठीक है,
तो ये अपक्रिया नहीं होगी, इसलिए नहीं का जवाब होगा हमारा निराकरण। क्लोरीकरण होता है, क्लोरोफॉर्म बनने में जल अपघटन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है। तो लेकिन निराकरण अपक्रिया नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न तीसरे आगे बात करते हैं। गा नंबर, एक न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस शर्करा फास्फेट इकाई को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? जीन कहते हैं? नो। कोडान कहते हैं? आई डोंट नो। फिर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या न्यूक्लियोसाइड कहते हैं? अब मैं अगर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, या तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड होता। तो ऑप्शन बिल्कुल तीसरा वाला बिल्कुल आपका सही है। जीन और कोडान बिल्कुल अलग हैं, ये डीएनए से रिलेटिव हैं, क्योंकि हमने अगर कहा डीएनए जो रेसे डीएनए के ऊपर जो डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जो रेसों के समान पाए जाते हैं, मतलब धागों के समान पाए जाते हैं, वो जीन कहलाते हैं। और जीन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आनुवंशिक तौर पर हम कहते हैं एक वंश से दूसरे वंश में चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो एक जीन मतलब आनुवंशिक, ये सीधा सीधा कहें डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आनुवंशिक तौर पर जाता है, ठीक। अगली बात, अगला प्रश्न क्या है? तीसरा क्या आंसर हो गया बिल्कुल? K4 कैपिटल ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट भी लगा हुआ है। FeCN6 में Fe की उप संयोजन संख्या बात कीजिए। अगर उप संयोजन संख्या जब भी पूछी जाए तो याद रखना केंद्रीय परमाणु आपका ये है, केंद्रीय परमाणु के परमाणु संख्या के बाद जो भी लिगेंड लगा होगा, और लिगेंड जितनी भी संख्या में होगा, चाहे वो 5 हो या 6 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने भी लिगेंड होगी वो ही उसकी उपसंयोजन संख्या होगी। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6। तो कितने लिगेंड लगे रखे हैं? 6। तो 6 ही दाता परमाणु का काम करेंगे और 6 ही इसको मिलेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 6, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ही लगे हुए हैं। फिर पूछा गया है प्राथमिक एमीन प्लस, प्राथमिक एमीन प्लस, प्राथमिक एमीन का सूत्र होता C2H5ANH2, प्राथमिक एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा? ये बोला एल्डिहाइड प्राप्त होगा, अम्ल प्राप्त होगा। अम्ल दे तो रखा ही नहीं, कौन सा अम्ल प्राप्त होगा? तो ये तो सीधा सीधा कट गया, ठीक है। फिर पूछा साइनाइड प्राप्त होगा या आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो ठीक है, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो एथिल की क्रिया जब C2H5 करेंगे, C2H5 जब क्रिया करेंगे तो अगर हम बात करें C2H5ENC प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि KCl, अब देखो क्लोराइड के कितने हैं? 3 है, तो 3 का मल्टीपल हम आगे कर लेंगे। पोटेशियम का 1 है, पोटेशियम का इधर कितना? 1, तो इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस बराबर कर लेते हैं, के 3 इधर भी के 3, एच कितने हैं? 1 ये रहा, ठीक है, 1 एच आ रहा, 1 मतलब, और ये हो गए कितने? 3, तो मेरे पास 4 एच बचे हुए हैं, ठीक है। NH2 N यूज हो गया और 2 एच ये हैं, तो कितने हो गए? 2 एच, मतलब 6 एच हो गए हैं। और 6 एच हो गए हैं तो उत्पाद के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे जल और पदार्थ, क्योंकि हमारे पास अभी O भी तो बचा, कहीं O इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम जल निकाल लेंगे, जल H2O, क्योंकि 6 बचे 6 एच बचे हुए, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ओके भी 3 है, दिख रहा है, ओके भी 3 है। तो उसने ये पूछा इसमें मुख्य उत्पाद
क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद पूछा, एल्डिहाइड, कहीं नहीं एल्डिहाइड दिख रहा, अम्ल कहीं नहीं अम्ल दिख रहा, साइनाइड कहीं साइनाइड नहीं, साइनाइड का सूत्र CN होता है। फिर आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही, आइसोसाइनाइड आपका ये NC वाला प्राप्त हो गया, ये इसका मुख्य उत्पाद होगा। तो मतलब इसकी जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा आइसोसाइनाइड, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड ऑप्शन में दिया नहीं गया, जल भी ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए मुख्य उत्पाद पूछा गया है तो वो आपका हो जाएगा आइसोसाइनाइड, बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के ये विकल्प थे, बहुत ही लेटेस्ट विकल्प हैं। इसी प्रकार के विकल्प यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इन विकल्पों में थोड़ा गौर कीजिए और इन्हें अच्छे से समझ लीजिए और इन्हें पहले से नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से ही कई प्रश्न आ गया तो तुमको अरे मैंने तो नोट ही नहीं किया, सब भूल गया, तो इसलिए साथ साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम। अब प्रश्न अगला, प्रश्न अगला, अब डस्टर कहाँ गया? सबने नोट कर लिया? इरेज कर लूँ? ओके ओके। प्रश्न नंबर 2 में आएंगे, 3-4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न, वो भी एक एक नंबर के। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने एक रूल बताया था कि जब भी इस प्रकार का हो, मतलब प्लस यहाँ हो और यहाँ पर अगर ये प्लस है तो ये आपका कोष्टक ऊपर माइनस माना जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्टार्ट, ठीक है, नामकरण तो करना नहीं, सिर्फ आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछेगी तो ऑक्सीकरण संख्या में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोड़ो, इसे बताना जरूरी नहीं। जब नामकरण होगा तब मैं ये कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, अब ये हमारे पोटेशियम के कितने, 4, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, 4, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम हमेशा x मानेंगे। तो क्या मानना है, Fe बराबर x, तो x का ही तो मान निकालेंगे, तो x। अब Cn जो तुम्हारा लिगेंड है उस पर बैलेंस माइनस का केवल एक ही चढ़ा होता है। अगर माइनस का एक बैलेंस इस पे चढ़ा होता है तो माइनस का बैलेंस जब इसके साथ मल्टीपल होगा, इस 6 के साथ, तो 6 एकम 6 ही होता है। तो माइनस के 6 बराबर 0 बराबर करके हम एक बना लेंगे, एक तरीका समीकरण जैसा बना लेंगे। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -6 में से जब 4 जाएगा प्लस के तो x माइनस के 2 बचेगा बराबर 0। आप देख पा रहे हैं कि जब भी -6 में से 4 गया तो -2 बचा। अब इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं। जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने पर अब ये 2 को हम जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर में क्या है, निशान अगर माइनस का है तो वो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में है तो वो माइनस का हो जाता है। एक बात जरूर याद रखेंगे, तो x बराबर आपका माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण संख्या आपकी ज्ञात हो गई। तो +2 की जो संख्या प्राप्त हुई है वो ऑक्सीकरण संख्या आपने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आए, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आपको नंबर मिलेगा, चाहे एक नंबर आपका इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है विलियन चैप्टर से, संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन
पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त विलयन पर पूछा गया था टिप्पणी लिखने के लिए। अब संतृप्त विलयन अगर मैं ये कहूँ कि विलयन जो विलायक होता है उसमें एक विलय की उतनी मात्रा घोली जाए जितनी कि वो घुलती रहे। अगर मैं ये कहूँ चीनी पानी है, पानी में चीनी मैंने पहले 2 चम्मच डाली, आराम से घुल गई। फिर हमने कहा 4 चम्मच डाली, वो भी घुल गई। 10 चम्मच डाली, वो भी घुल गई। एक ऐसी स्थिति लानी है कि चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब शक्कर इतनी ज़्यादा हो जाए कि उस कंडीशन में कि जो विलय की अधिकतम मात्रा संभव घुल सके, मतलब जितनी ज़्यादा घुल सके। जब तक घुलता रहे तब तक समझो तुम्हारा संतृप्त विलयन है। जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा तो वो संतृप्त विलयन नहीं। तो इतनी मात्रा संभव मात्रा घुलनी है जो जितनी की आराम से घुल जाए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, नोट लिखिए। स्थिर ताप पर इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सभी बच्चे नोट करेंगे। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यही मैंने कहा कि जब तक घुलती रहे तब तक ये संतृप्त विलयन है। संभव मात्रा घुली हो, ठीक है। क्या है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की, ठीक है, विलय आपके चीनी भी हो सकती, नमक भी हो सकता है, कुछ भी मतलब विलय का काम कर सकता है, ठीक है। विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हमने एक बीकर बनाया है, इसमें विलायक पहले भर दिया हमने पानी, इसे हम एक टेम्परेचर भी देंगे, ठीक है। और इसमें एक शक्कर के गुण हम अलग अलग से इतने ज़्यादा कर देंगे कि इसमें जब तक ये इन कणों को घोलता रहे, ये घोलता रहेगा तो ये कण आपके क्या हैं, विलय हैं। और ये वाटर जो है इसे आप विलायक के रूप में कहेंगे। ये क्या है तुम्हारा, विलायक, ठीक है। ये विलायक वो होता है जो किसी विलय को घोल लेता है, ठीक है। सीधी सी बात करें, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है विलयन में और विलय की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो ये आपका संतृप्त विलयन का काम करेगा। इसी अगर बात करें, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है असंतृप्त विलयन। सभी को पहले ये समझ में आ गया, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब ये चीनी देखो, जब हमने पहले बताया कि गिलास लिया, उसमें तुमने पानी लिया और उसमें शक्कर घोलना चालू कर, जब तक शक्कर घुलती रहेगी तब तक संतृप्त विलयन होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बनाए रखना है कि संभव मात्रा घुलती रहे, ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न अगला रहेगा असंतृप्त विलयन। अगर कहते हैं कि संतृप्त विलयन आएगा तो हो सकता है डिफरेंस में असंतृप्त विलयन को भी वो ले ले। चलते हैं, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, असंतृप्त विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन, तो इसमें आपको लिखना है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा सभी लोग बच्चे साथ साथ में लिख देना, क्योंकि मैं वही प्रश्न करवाने वाला जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बाकी सब मैं छोड़ ही रहा हूँ,
मुझे लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, वही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते रहिए और रिपीट मारिए, इतना रिपीट मारिए कि दिमाग में सेव हो जाए, ठीक है। मात्रा संतृप्त विलयन के लिए, संतृप्त विलयन के लिए, विलयन के लिए, संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से, आवश्यक मात्रा से, मात्रा से कम कम होती है, कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। देखो समझ लो एक बार, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, मतलब शक्कर की मात्रा, सीधी सीधी मोटी बात है कि विलय हमारा शक्कर है, शक्कर की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए, जो संतृप्त विलयन ये है, संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है। मतलब जो संतृप्त विलयन था उसमें हमने शक्कर की मात्रा कहीं ना कहीं ज़्यादा मिला ली, जब तक घुलती ना उतनी शक्कर मिलाई थी, मात्रा से कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये कह रहा है कि हमने यहाँ शक्कर ज़्यादा ली थी, अगर थोड़ी पहले से कम कर दें, मतलब संतृप्त से शक्कर थोड़ी कम कर दें, विलय की मात्रा कम कर दें थोड़ी, तो हमारा ये असंतृप्त विलयन हो जाएगा। कि कैसा हो जाएगा? असंतृप्त। क्या लिखा है? आवश्यक मात्रा से कम होती है, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल हम इसी लेंगे, तो क्या किया, शक्कर को पहले कुछ ज़्यादा शक्कर थी, अब थोड़ा कम शक्कर को लिया है, तो इसलिए तुम्हारा क्या कहलाया? असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन हमारे परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है और कई बार आया है, ठीक है। तो इसलिए इस पर थोड़ा ज़रूर ध्यान दें। सभी बच्चे इसे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अच्छे से, मैं अभी रेट कर रहा हूँ, ठीक है। ले लिए सबने स्क्रीनशॉट? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसमें एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन और तनु विलयन। देखो तनु क्या होता है? वह विलयन जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और जो उसके अंदर मटेरियल होगा, जैसे विलय कोई हो तो उसकी मात्रा कम होगी, वहाँ तनु होगा। सांद्र की अगर बात करें तो सांद्र में याद रखना पानी की मात्रा कम होगी और जो उसमें मटेरियल होगा तो उसकी मात्रा ज़्यादा। अगर हम चाशनी की बात कर लें, जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनाए तो वो सांद्र का काम कर रही है। अगर हम शरबत की बात करें तो वो तनु का काम करा। सीधी सीधी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये प्रश्न इतनी इजीली प्रश्न नहीं आते, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर शरबत है तो वो तनु है, अगर वो चाशनी है तो वो आपकी सांद्र है, ठीक है। ये अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद और प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न आ सकते हैं मैं वही करवाने जा रहा हूँ, फालतू के प्रश्न नहीं करवाऊंगा आपके पास। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ, ठीक है। क्या यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। वैसे ये विधियाँ विलयन की सांद्रता को, अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। वैसे इसकी 9 विधियाँ हैं, 9 विधियाँ हैं। कैसी हैं? 9 विधियाँ। याद रखना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियाँ? 9 विधियाँ हैं। पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता से आपका सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड में एक सवाल पूछा गया था, पहले तो हम समझ लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का हम सीधा सीधा सूत्र लिखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, सभी बच्चे ध्यान देंगे सूत्र पर, बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे
बिलियन का द्रव्यमान। तो मैं जो परीक्षा में सवाल आया था उस सवाल की तरफ चल रहा हूँ इस सूत्र के माध्यम से। तो सवाल आपका ये था 20 ग्राम, सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था, 20 ग्राम NaCl जिसे नमक कहा जाता है, NaCl को 200 ग्राम जल में घोला 200 ग्राम जल में घोला गया है तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। सवाल देखो, सूत्र द्रव्यमान का क्या है, परिभाषा हम क्या गए, द्रव्यमान प्रतिशतता की विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान को ही हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। मतलब ये विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुपात का बिलियन का जो द्रव्यमान होता है अनुपात में, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अगर हम सीधी सीधी बात कहें कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 1000, हाँ एक सेकंड 1000 नहीं 100 ग्राम, यहाँ मल्टीपल आपको 100 और लगाना है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैं ध्यान नहीं रहा। इस सूत्र में मल्टीपल 100 और करना है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। एक बार फिर परिभाषा लिख लीजिए सभी बच्चे जिसने ना लिखी हो, कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो सवाल सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। आप देख सकते हैं सवाल द्रव्यमान प्रतिशतता क्या क्या है, 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है। क्या कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl, तो विलेय की मात्रा सीधा हम लिख लेते हैं, आंसर सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो इसका तो विलेय का भार कितना दिया गया है, विलेय का भार कितना दिया 20 ग्राम, ठीक। इसके बाद हमारा विलायक कितना दिया गया है, विलायक दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है 200 ग्राम। अभी मैंने कहा था जो जल होता है वो विलायक होता है। घोला का तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। सूत्र क्या, बिलियन। अब बिलियन हम कहाँ से लाएं, बिलियन तो उसमें दिया नहीं गया, तो याद रखना भी मैंने बताया बिलियन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों का प्लस होता है, ठीक है। तो बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना है 20, विलायक कितना है 200, आंसर कितना हो गया 220। तो हमारा बिलियन ज्ञात हो चुका है। अब हम सूत्र के माध्यम से इस सवाल को लगा लेंगे। तो ठीक है, सूत्र के हिसाब से विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को हम ऊपर लिखेंगे। बिलियन कितना निकाला हमने, बिलियन का द्रव्यमान है तो बिलियन कितना निकाला 220, मल्टीपल सूत्र में कितना है 100। चलो अब काट पीट कर लेते हैं, देखते हैं भाई। 0 से 0 कट गया, सभी को पता होगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे 11 आ गया। तो 100 का मल्टीपल अगर हम 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा, नीचे हो गया 11। अब 11 से अगर हम भाग देते हैं तो भाग इधर हम दे के देखते हैं, 11 से जब 100 में भाग देंगे तो कितनी बार 99, तो 9 बार गया, 99 कितना बचा 1। अब 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी भाग नहीं तो भाग खवाई, बिंदी लगाई, ठीक है। अब इधर हो गया 100 तो गया 99, तो फिर 99 आ गया, तो वही कंडीशन फिर आ गई है, 1 बचा। तो हमारा आंसर आया है 9.09%। प्रतिशत ना निकालनी तो प्रतिशत में ही आंसर आएगा। एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। इस सवाल को सभी बच्चे नोट कर लें। जब भी आपसे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी जाएगी तब आप इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं आपको डीपली सही से समझाता चला हूँ कि इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आ जाता है तो आप आराम से
कर पाएँ, क्योंकि ये सवाल आया है इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है, ठीक है। वो परीक्षा में ये सवाल पूछा गया इसलिए प्रैक्टिस सेट में इस सवाल को ले लिया है। और आगे आप इससे मैंने इसमें देखो परिभाषा भी इसकी बता दी, सूत्र भी इसमें बता दिया है द्रव्यमान प्रतिशतता का, और इसे सवाल जो पूछा गया उसको भी लगा के बताया कि किस प्रकार से आसान ये सवाल है। आप परीक्षा में बिल्कुल ना घबराएं और अपने धैर्य की परीक्षा दें, क्योंकि अगर तुम वहाँ टेंशन में हो गए तो पेपर खराब कर लोगे। बगैर सोचे समझे मैं जो करवा रहा हूँ उस पर नोट करते रहिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। आप कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, कतई खराब होने वाला नहीं, बस साथ बने रहिए, ठीक है। और ये ध्यान से ये मत सोचिए कि मैं वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। भाई रसायन विज्ञान है, जल्दी जल्दी पाऊंगा तो यहाँ वैसे भी यहाँ धीरे धीरे तो दिमाग में आती नहीं बच्चों के, जल्दी पाऊंगा तो कहाँ से आएगी। तो इसलिए आप किसी बच्चे को सवाल की प्रॉब्लम होती, सवाल लगाना नहीं जानता, तो मैं उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल ने आपको थोड़ा अच्छा महसूस करवाया होगा, क्योंकि इतना ही इजीली सवाल है। द्रव्यमान प्रतिशतता पूछे जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालनी है, ठीक है। पहले आपको विलयन ज्ञात कर लेना है, तभी आप ये द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, सबने ले लिया, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे ये 9 प्रकार का होता है, मैं 9 प्रकार का आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन 9 प्रकार जो होती है इसमें से पहला तो प्रकार आपने पढ़ लिया, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा जाता है। लेकिन हम इसमें जो प्रश्न यूपी बोर्ड की तरफ यूपी बोर्ड में जो अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ जहाँ से, वो ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। 9 प्रकार हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 9 प्रकार जो खास नहीं है आपके लिए, क्योंकि समय बहुत है कम, 2 महीने का समय इतना कम है। क्योंकि अगर आप 2 महीनों की लगातार बात करें सब्जेक्ट के लिए तो थोड़ा ही समय बचा है, इन समय 2 महीनों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही प्रश्न लगे, एक सीधी सीधी मैं कह सकता हूँ, एक आइडिया लगाकर मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में ये इस प्रकार के लेवल पूछा जाएगा, उस लेवल के तहत अब अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न इससे भी आया था, आयतन प्रतिशतता भी ज्ञात करने के लिए आई थी एग्जाम में। आयतन प्रतिशतता भी ज्ञात करने हैं जो बिलियन चैप्टर से थे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर बात करें, आयतन प्रतिशतता भी एग्जाम में आई थी। आयतन प्रतिशतता ये भी आया था एग्जाम। इसकी परिभाषा क्या, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, सीधी सीधी लिख सकते हो, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो, जो 100 ml बिलियन में घुली हो, जो 100 ml बिलियन में घुली हो, तो उसकी मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो उसकी मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो तो उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml बिलियन में घुली हो तो उसकी क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशतता कहलाएगी, ठीक है। तो उसकी मात्रा, यहाँ पे थोड़ा ये लिख लें, उसकी मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। अब सूत्र लिख लेते हैं इसका। तो आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होगा, आयतन प्रतिशतता का सूत्र होगा विलेय का आयतन, वो भी ml में, याद रखना, विलेय का आयतन। सूत्र जरूरी याद रखना कि बगैर सूत्र आप लोग सवाल मेंशन नहीं कर पाएंगे, बटे बिलियन का आयतन। अब मुझे लग रहा है ये भी पहले जैसा ही सवाल लगने वाला, मल्टीपल 100, ठीक है। ml में ये भी मात्रा दे रखी है आपकी।
ठीक है, सूत्र को समझ लिया आपने। विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीपल 100। अब इससे संबंधित एक सवाल मैं लगवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही अच्छा सवाल है, यूपी बोर्ड में आया था, इसीलिए मैंने इसको लिया है आयतन प्रतिशतता को। वैसे मेरा लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, इससे भी सवाल पूछा गया था, एक बार नहीं 3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको जरूर लिया है। अब सवाल क्या है आपका 15 ml, सवाल क्या है आपका 15 ml एथनाल, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। एथनाल को 300 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, तो एथनाल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथनाल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सूत्र सभी को पता हो गया। विलेय कितना दिया गया आपको, विलेय की मात्रा सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। विलेय कितना दिया गया 15 ml। इसके बाद बात करें विलायक कितना दिया गया आपका, विलायक कितना दिया गया 300 ml। अब बिलियन सूत्र में लिखा हुआ बिलियन का आयतन, तो बिलियन हमने अभी बताया था पिछले सवाल में, बिलियन कैसे ज्ञात करें, तो बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना है 15, अब विलायक कितना है 300, अगर इनको ऐड करेंगे तो 315 हो जाएगा, 315 ml निकल आया है। तो बिलियन की हमें मात्रा ज्ञात हुई। अब इस सवाल को लगा लेंगे। सूत्र हमारा क्या था, विलेय का आयतन, विलेय कितना है 15 ml, ठीक है। बिलियन कितना निकाले आपने 315 गुणे 100। चलो काट लेते हैं, 15 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा। देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक इधर आएगा तो 15 एकम 15, 21 बार गया, मतलब 15 से हम भाग देंगे 315 में 21 बार गया, और तो 100/21 हमारा गया। अब 21 से जब हम 100 में भाग देंगे तो हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 21 का 100 में भाग कौन देगा, बताओ 21 का कितना भाग। चलो देते हैं, इधर देखते हैं साइड में, 21 का भाग 100 में, 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, तो 4 बार गया, 4 बार गया, तो 21 चौक 84, कितने बचे 6, और यहाँ कितना रह गया 9, 1 16 बचा। भाग जाएगा नहीं, भाग का भाई बिंदी, यहाँ हो गया 0। अब बताओ कितने बार जाएगा, 2 8 16, 7 बार, शायद 7 बार जाएगा। 7 बार कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का चला गया, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ रह गए 5, 5 में से 4 गया 1, और 1 में से गया कुछ नहीं। तो और एक 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करना होता है। तो 6 बार करके 6 दूनी 12, तो 6 बार चला जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बचा 4, शेष बचा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4.76%, क्योंकि आयतन प्रतिशतता ज्ञात कर रहे हैं, तो 4.76% इसका आंसर आ चुका। उम्मीद है सब बच्चों को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैंने आपके 2 सूत्र के माध्यम से सवाल को भी लगाया, उनकी परिभाषा भी कराए, और कुछ विकल्प भी करवाए हैं, इससे कि एक सेकेंड, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, मैंने बहुत मन से पढ़ाया, क्योंकि आपको मुझे अब यूपी बोर्ड की तैयारी करना, मैंने बहुत मन से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे भी 1-2 बच्चे होंगे जिसके ना समझ में आया हो, तो वो मैसेज करके कमेंट में लिख दें कि ये सवाल या इससे पहले वाला सवाल या इससे पहले जो भी प्रश्न बताए उनमें से आपको एक भी प्रश्न या कुछ
कोई एक प्रश्न या सारे प्रश्न नहीं समझ आए तो कमेंट में मैसेज करके मेरे को भेज देना। मैं इन सवालों को दोबारा से बताऊंगा एक नए तरीके से, बिल्कुल ईज़िली, जैसे कक्षा 5 का बच्चा होता है उससे समझ में आ जाता है, उसी लेवल का मैं बताऊंगा जिससे आपको समझ में। वैसे ये भी लेवल बिल्कुल नॉर्मल सा कक्षा 4-5 का ही लेवल है, मल्टीपल गुणा भाग करना। ये तो आप लोग 12th में, ये तो सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही आसान है। जो बच्चा बिल्कुल ही बुद्धू टाइप का होगा वही इसके समझ में नहीं आने वाला। वैसे ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अब पेपर के करीब हो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो इस सब आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर नए प्रश्न को लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप करते रहेंगे तो यूपी बोर्ड में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और अपना आप अच्छा पेपर करके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।